दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जेपीएससी पेपर 2 के लिए प्रैक्टिस सेट 14 को बनाएंगे, जो कि आने वाले जेपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। दोस्तों, अभी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, हो सके तो घर पे रहें। अगर आपको बाहर जाना हो तो मास्क को जरूर पहने। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, पढ़ा या पढ़ा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पढ़ा या पढ़ा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा पहला कथन है कि इसके प्रमुख अधिकारी कुंवर, लाल तथा कार्तो हैं। इसके प्रमुख अधिकारी कौन है? कुंवर, लाल तथा कार्तो। तो दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा सही है, ये कथन हमारा बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट हमसे कहता है कि इस व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों, ये जो कथन है कि इस व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान किया जाता है, तो दोस्तों ये कथन जो है गलत हो जाएगा। तो कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? केवल 2। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि नागवंशी राजाओं का राज चिन्ह क्या है। नागवंशी राजाओं का राज चिन्ह क्या है दोस्तों? तो इसका राज चिन्ह है फन उठाया हुआ तक्षक नाग। नागवंशी राजाओं का राज चिन्ह है फन उठाया हुआ तक्षक नाग। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि पढ़ा पंचायत की बैठक वर्ष में 1 या 2 बार होती है। पढ़ा पंचायत की बैठक वर्ष में 1 या 2 बार होती है। तो पढ़ा पंच की बैठक कहाँ होती है दोस्तों? दोस्तों, इसकी बैठक होती है राजा गांव या दीवान गांव की सीमा के अंदर। दोस्तों, पढ़ा पंचायत की बैठक वर्ष में 1 या 2 बार होती है। पढ़ा पंच की बैठक कहाँ होती है? तो दोस्तों, इसकी बैठक होती है राजा गांव या दीवान गांव की सीमा के अंदर। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि पीढ़ का क्या अर्थ होता है। दोस्तों, हमारा सवाल है कि पीढ़ का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों, पीढ़ का अर्थ होता है कई ग्रामों का समूह। ठीक है, तो कई ग्रामों का समूह मिलकर ही पीढ़ बनते हैं। कई ग्रामों के समूह को ही पीढ़ कहा जाता है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि जुर्माना की रकम कौन निर्धारित करता है। जुर्माना की रकम कौन निर्धारित करता है दोस्तों? तो दोस्तों, जुर्माना की रकम पंचायत निर्धारित करता है। कौन करता है? पंचायत। चलो दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में महतो का क्या कार्य होता है। दोस्तों, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में महतो का क्या कार्य है? तो दोस्तों, इसका कार्य है, महतो गांव का सम्मानित सदस्य होता है। सबसे पहली बात, ये गांव का सम्मानित सदस्य होता है। दूसरा, जिसने गांव बनाया या बसाया उसे हम क्या कहते हैं? महतो कहा जाता है। महतो का पद वंशानुगत होता है। तो दोस्तों, तीनों ही कथन सत्य है। तो ये तीनों ही इनके कार्य हैं। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी ही। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि आदिम जनजाति मालपहाड़िया परिवार होता है कैसा। आदिम जनजाति मालपहाड़िया का परिवार जो है कैसा होता है दोस्तों? तो दोस्तों, ये जो है पितृसत्तात्मक भी होता है और पितृवंशीय भी होता है। एक मिनट, क्या क्या होता है? पितृसत्तात्मक भी होता है और पितृवंशी भी होता है। तो दोस्तों, हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ए एवं बी दोनों ही। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि गोंड जनजाति में जातीय पंचायत का मुखिया को क्या कहा जाता है। गोंड जनजाति में जातीय पंचायत का मुखिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों, सयाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोंड जनजाति में जातीय पंचायत के मुखिया को तो सयाना कहा जाता है। गोंड जनजाति में जातीय पंचायत का मुखिया को। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि आप जो है सूची 1 सूची 2 के साथ सही सुमेलित करें। दोस्तों, काल पुरुष उपन्यास की रचना किसने की थी? तो देवेंद्र ताती ने की थी। किसने की थी? देवेंद्र ताती ने। एक मिनट, तो हम कैसे करेंगे? काल पुरुष की रचना जो है किसने की थी? देवेंद्र ताती ने। हम इस प्रकार इसका मिलान करेंगे। फिर कहता है कि पागल खाना का रचना किसने किया था? तो अशोक कुमार अंचल ने ही पागल खाना का क्या बोलते हैं रचना किया था। नेक्स्ट है कि आखर 84 का रचना किसने किया था? दोस्तों, कमल ने ही आखर 84 का रचना किया था। और एक दिन का रचना किसने किया है? तो बलराम श्रीवास्तव ने। किसने? एक दिन उपन्यास का रचना किया है बलराम श्रीवास्तव ने। दोस्तों, काल पुरुष का रचना किया है देवेंद्र ताती ने। पागल खाना का रचना किया है अशोक कुमार अंचल ने। आखर 84 का रचना किया है कमल ने। एक दिन का रचना किया है बलराम श्रीवास्तव ने। दोस्तों,
चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय 1960 में झारखंड के किस जिले में स्थापित किया गया। राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय 1960 में झारखंड के किस जिले में स्थापित किया गया दोस्तों? तो दोस्तों ये किस जिले में स्थापित किया गया? रांची जिले में स्थापित किया गया। दोस्तों राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय 1960 में झारखंड के किस जिले में स्थापित किया गया? तो रांची जिले में स्थापित किया गया। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि 1856 में गौशनर मिशन द्वारा रांची में कौन सा विद्यालय स्थापित किया गया था? 1856 में गौशनर मिशन द्वारा रांची में कौन सा विद्यालय जो है ये स्थापित किया गया था दोस्तों? तो कौन सा विद्यालय? गौशनर विद्यालय स्थापित किया गया था। 1856 में गौशनर मिशन द्वारा रांची में गौशनर विद्यालय की स्थापना की गई थी। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि संथाल में वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को दिए जाने वाले वधु मूल्य को क्या कहते हैं? संथाल में वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य क्या कहलाता है दोस्तों? तो दोस्तों ये पौन कहलाता है। क्या कहलाता है? पौन। अगला सवाल है कि उड़ाव जनजाति के महत्वपूर्ण त्योहार क्या है? उड़ाव जनजाति के महत्वपूर्ण त्योहार क्या है दोस्तों? तो इनके महत्वपूर्ण त्योहार कर्मा भी है और सरहुल भी है। तो इसलिए हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ए एवं बी दोनों ही इनके महत्वपूर्ण त्योहार हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? दोस्तों झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति निर्धारित करता है। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि भाषा की दृष्टि से निम्न में से कौन सी जनजाति कोलेरियन समूह में आते हैं? भाषा की दृष्टि से निम्न में से कौन सी जनजाति कोलेरियन समूह में आते हैं दोस्तों? तो दोस्तों कौन सी जनजाति? मुंडा भी कोलेरियन समूह में आते हैं, हो भी कोलेरियन समूह में आते हैं और भूमिज भी। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी ही कोलेरियन समूह में आते हैं। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो संथाल परगना। संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र है संथाल परगना। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है दोस्तों पहला कथन है कि सदान आदिवासियों के समकालीन है, कहीं उनसे भी प्राचीन समुदाय है। तो दोस्तों ये कथन सत्य है। चलते अगले कथन की ओर। अगला कथन कि सदान झारखंड का मूल निवासी है। बिल्कुल ये भी कथन सत्य है, लेकिन ये गैर जनजाति है। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? केवल 1 एवं 2 दोनों ही कथन सत्य हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा? निम्न में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा दोस्तों? तो दोस्तों बंगाल का, ठीक है, बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को कब गिरफ्तार किया गया? 1857 के विद्रोह में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को कब गिरफ्तार कर दिया गया था दोस्तों? तो दोस्तों 6 जनवरी 1858 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था दोस्तों। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि मुक्त वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो दोस्तों मुक्त वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे? तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ही मुक्त वाहिनी सेना के संस्थापक थे। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि बिरसा मुंडा को प्रथम बार कब गिरफ्तार किया गया था? दोस्तों बिरसा मुंडा को प्रथम बार कब गिरफ्तार किया गया था दोस्तों? तो 1895 में ही बिरसा मुंडा को सबसे पहली बार गिरफ्तार किया गया था, अरेस्ट किया गया था। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि अलग राज्य निर्माण हेतु प्रथम प्रयास छोटा नागपुर उन्नति सभा की ओर से कब किया गया था? अलग राज्य निर्माण हेतु प्रथम प्रयास छोटा नागपुर उन्नति सभा की ओर से कब किया गया था दोस्तों? तो दोस्तों 1928 में अलग राज्य निर्माण हेतु प्रथम प्रयास छोटा नागपुर उन्नति सभा की ओर से किया गया था 1928 में। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि 18 जिलों को मिलाकर झारखंड प्रांत बनाने संबंधी विधेयक की मंजूरी बिहार विधानमंडल से किस वर्ष मिली थी? 18 जिलों को मिलाकर झारखंड प्रांत बनाने संबंधी विधेयक की मंजूरी बिहार विधानमंडल से किस वर्ष मिली थी दोस्तों? तो दोस्तों 25 अप्रैल 2000 को मिले थे। 25 अप्रैल 2000 को ही 18 जिलों को मिलाकर झारखंड प्रांत बनाने संबंधी विधेयक की मंजूरी बिहार विधानमंडल से मिली थी। कब, किस वर्ष में? तो 25 अप्रैल 2000 को। अगला सवाल है कि चतरा का खोचा बनारू क्यों प्रसिद्ध है? चतरा का खोचा बनारू क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? तो दोस्तों इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि
यह चतरा का सर्वाधिक सुंदर, आकर्षक एवं मनोरम स्थल है। यह चतरा का सर्वाधिक सुंदर, आकर्षक एवं मनोरम स्थल है। चतरा का खोचा बनारू और चारों ओर नैसर्गिक वातावरण प्राकृतिक है। चारों ओर नैसर्गिक वातावरण प्राकृतिक है। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ए एवं बी दोनों ही कथन सत्य है, इसलिए ही चतरा का खोचा बनारू प्रसिद्ध है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि हो जनजाति के प्रमुख नृत्य क्या है? हो जनजाति के प्रमुख नृत्य क्या है दोस्तों मागे विवाह बा, ये भी है, हेरो चोमनमा, दसंग सोहराई। तो दोस्तों तीनों ही ऑप्शन में जितने भी वर्णन किए हुए हैं, मागे विवाह बा, हेरो, जोमनमा, दसंग सोहराई, उपयुक्त सभी ही हो जनजाति के नृत्य हैं। हमारा जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि घन वाद्य किससे बने होते हैं? घन वाद्य किससे बने होते हैं दोस्तों? तो दोस्तों घन वाद्य ये धातु एवं लकड़ी के बने होते हैं। किसके बने होते हैं घन वाद्य? धातु एवं लकड़ी के। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ए एवं बी दोनों ही। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि अर्पिन चित्रकारी में कौन सा धार्मिक प्रतीकों का चित्रांकन किया जाता है? दोस्तों अर्पिन चित्रकारी में कौन सा धार्मिक प्रतीकों का चित्रांकन किया जाता है? तो दोस्तों स्वास्तिक कमल का भी, कलश दीप का भी, फूल पत्ती का भी। स्वास्तिक कमल का भी, कलश दीप का भी और फूल पत्ती का भी। ठीक है, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। दोस्तों अर्पिन चित्रकारी में कौन सा धार्मिक प्रतीकों का चित्रांकन किया जाता है? तो स्वास्तिक कमल, कलश दीप, फूल पत्ती। चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि ढोकरा शिल्प में बनाए गए वस्तुओं में सबसे लोकप्रिय वस्तु कौन सा है? दोस्तों सबसे लोकप्रिय वस्तु है पैला। क्या है? पैला। ढोकरा शिल्प में बनाए वस्तुओं में सबसे लोकप्रिय वस्तु कौन सा है? तो पैला है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि सखराम गणेश देकसकर किस पत्र के संपादक थे? सखराम गणेश देकसकर किस पत्र के संपादक थे दोस्तों? तो ये किस पत्र के संपादक थे? तो ये हितवाद के संपादक थे। सखराम गणेश देकसकर हितवाद के संपादक थे। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि जर्मन पादरियों ने घर बंधु नामक पत्रिका को कब से प्रारंभ किया था? दोस्तों जर्मन पादरियों ने घर बंधु नामक पत्रिका कब से प्रारंभ किया था दोस्तों? तो दोस्तों 1 दिसंबर 1872 से जर्मन पादरियों ने घर बंधु नामक पत्रिका को प्रारंभ किया था। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है ये सत्य है। दोस्तों पहला है कि रामकृष्ण का जन्म रांची में हुआ था। तो दोस्तों ये कथन भी सत्य है। नेक्स्ट, बाइबल का हिंदी में अनुवाद फादर कामिल बुल्के ने किया था। तो दोस्तों ये भी कथन सत्य है। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 एवं 2 दोनों ही कथन सत्य हैं। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि खोरटा साहित्य के डाह नाटक के रचनाकार कौन है दोस्तों? खोरटा साहित्य के डाह नाटक के रचनाकार कौन है? तो सुकुमार जी ही खोरटा साहित्य के डाह नाटक के रचनाकार हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि हमारी मांगे पूरी करो किसकी रचना है? हमारी मांगे पूरी करो ये किसकी रचना है दोस्तों? तो श्रवण कुमार गोस्वामी की रचना है। हमारी मांगे पूरी करो किसकी रचना है? श्रवण कुमार गोस्वामी की। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि शेखर बोस किस खेल के विख्यात प्रशिक्षक हैं? शेखर बोस किस खेल के विख्यात प्रशिक्षक हैं दोस्तों? तो वॉलीबॉल के विख्यात प्रशिक्षक हैं शेखर बोस। चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि आरिफ इमाम निम्न में से किसके प्रशिक्षक हैं? आरिफ इमाम निम्न में से किसके प्रशिक्षक हैं दोस्तों? तो दोस्तों ये एथलेटिक्स के प्रशिक्षक हैं। आरिफ इमाम एथलेटिक्स के ही प्रशिक्षक हैं। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड के पुरुष अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज दिवाकर प्रसाद किस वर्ष सीनियर पुरुष राष्ट्रीय मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था? तो दोस्तों झारखंड के पुरुष अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज दिवाकर प्रसाद किस वर्ष सीनियर पुरुष राष्ट्रीय मुक्केबाज में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था? तो दोस्तों इन्होंने 2012 में, ठीक है, सीनियर पुरुष राष्ट्रीय मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। किसने? पुरुष अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज दिवाकर प्रसाद ने। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड के निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों ललित मोहन राय का नाम जुड़ा हुआ है चित्रकारी से।
झारखंड के निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो चित्रकारी क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ है झारखंड के निवासी ललित मोहन राय का नाम। अगला सवाल है, आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है या गलत है। पहला कथन है कि मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम रांची में स्थित है। मोहन कुमार मंगलम जो है ये स्टेडियम रांची में स्थित है। तो दोस्तों ये कथन ही गलत है। दूसरा कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रांची में स्थित है। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रांची में स्थित है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्न में से किस वर्ष रामगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया गया था? निम्न में से किस वर्ष रामगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त रेगुलेशन एक्ट लागू किया गया था दोस्तों? तो किस वर्ष लागू किया गया था? 1793 ईस्वी में ही, ठीक है, रामगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त रेगुलेशन एक्ट लागू किया गया था। कब? 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त रेगुलेशन एक्ट जो है ये लागू कर दिया गया था रामगढ़ के पहाड़ी में। दोस्तों हमारा अगला कथन है कि आप निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कहता है कि झारखंड पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति की घोषणा जुलाई 2008 में की गई थी। पुनः भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 लाया गया। आपको इन कथनों पर विचार करना है कि झारखंड पुनर्स्थापन व पुनर्वास नीति की घोषणा जुलाई 2008 में की गई थी। पुनः भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में लाया गया। तो दोस्तों ये कथन जो है हमारा सत्य है। अगला कि अब तक छोटा नागपुर अधिनियम 1908 अधिनियम में कुल 26 संशोधन किए जा चुके हैं। अंतिम संशोधन 1995 में हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों ये कथन भी सही है। तुम्हारा जवाब क्या हो जाएगा? दोनों कथन सत्य है। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल है कि सीएनटी एक्ट से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? सीएनटी एक्ट से संबंधित कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? कहता है पहला कथन कि यह अधिनियम अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों की जमीन को भी बाहरी लोग नहीं खरीद सकते। पहला है कि यह अधिनियम अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों की जमीन को भी बाहरी लोग नहीं खरीद सकते। तो दोस्तों ये कथन सत्य है। अगला कहता है कि समान वर्ग के लोग राज्य में कहीं भी जमीन खरीद सकते हैं। तो दोस्तों दोनों ही कथन सत्य हैं। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बंजर भूमि की बंदोबस्ती किस प्रकार की जाती है? दोस्तों हमारा कथन है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बंजर भूमि की बंदोबस्ती किस प्रकार की जाती है दोस्तों? तो दोस्तों बंदोबस्त पट्टे द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? बंदोबस्त पट्टे द्वारा ही छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बंजर भूमि की बंदोबस्ती बंदोबस्त पट्टे द्वारा की जाती है। अगला सवाल है कि सीएनटी एक्ट की किस धारा में रैयत के जोत के लगान में कमी के संबंध में प्रावधान किया गया है दोस्तों? तो दोस्तों धारा 33 के को में, ठीक है, सीएनटी एक्ट की धारा 33 के को में रैयत के जोत के लगान में कमी के संबंध में प्रावधान किया गया है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत डिक्री का क्या तात्पर्य है? दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत डिक्री का क्या तात्पर्य है, अर्थात क्या अर्थ है दोस्तों? तो दोस्तों इसका अर्थ है सिविल न्यायालय का आदेश। सिविल न्यायालय का आदेश को ही हम डिक्री कहते हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के अंतर्गत उपायुक्त के आदेश से भूमि को कोड़कर परिवर्तन किया जाता है? दोस्तों छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के अंतर्गत उपायुक्त के आदेश से भूमि को कोड़कर परिवर्तन किया जा सकता है? तो दोस्तों कोड़कर परिवर्तन किया जा सकता है धारा 64 के अंतर्गत। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 64 के अंतर्गत उपायुक्त के आदेश से भूमि को कोड़कर परिवर्तन किया जा सकता है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में लागू किया गया था। तो दोस्तों ये कथन सत्य है। दूसरा कथन कहता है कि यह नियम परगना के भूस्वामी और रैयतों के हित में इनकी भूमि की सुरक्षा में बनाया गया था दोस्तों। तो दोस्तों ये कथन भी सत्य है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? केवल 1 एवं 2 कथन सत्य है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि आदिवासियों के लिए किस प्रकार की जमीन के लिए पुरुष उत्तराधिकारी के रहते औरतों का नाम दर्ज नहीं होगा? दोस्तों आदिवासियों के लिए किस प्रकार की जमीन के लिए पुरुष उत्तराधिकारी के रहते औरतों का नाम जो है ये दर्ज नहीं होगा दोस्तों? तो दोस्तों मौरूसी जमीन के लिए ही ये ऐसी प्रकार की जमीन है जिसके लिए पुरुष उत्तराधिकारी के रहते औरतों का नाम दर्ज नहीं होगा। किस जमीन के लिए? मौरूसी जमीन के लिए। अगला सवाल है
अगला सवाल है कि जमींदार से भिन्न वह व्यक्ति जिसने स्वयं अथवा अपने पारिवारिक सदस्यों अथवा भाड़े के मजदूर द्वारा जोतने के लिए भू धारण किया हो क्या कहलाता है। जमींदार से भिन्न वह व्यक्ति जिसने स्वयं या अपने पारिवारिक सदस्यों अथवा भाड़े के मजदूरों द्वारा जोतने के लिए भू धारण किया हो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम रैयत कहते हैं। क्या कहते हैं? रैयत कहते हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन 1872 के अंतर्गत किस धारा के तहत अधिसूचना जारी कर सर्वेक्षण कार्य किया जाता है। तो दोस्तों किसके तहत? तो धारा 9 के तहत। धारा 9 के तहत ही संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन 1872 के धारा 9 के अंतर्गत ही जो है अधिसूचना जारी कर सर्वेक्षण कार्य किया जाता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के अंतर्गत रैयतों के वर्ग निर्धारण किया गया है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के अंतर्गत रैयतों के वर्ग निर्धारण किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों रैयतों का वर्ग निर्धारण किया गया है धारा 12 के तहत। अगला सवाल है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कहता है कि झारखंड राज्य के शासन प्रशासन में नगरीय प्रशासन की शहरी क्षेत्रों का सुनियोजित विकास करना है। झारखंड राज्य के शासन प्रशासन में नगरीय प्रशासन की शहरी क्षेत्रों का सुनियोजित विकास करना है। दूसरा कहता है कि झारखंड के 264 प्रखंडों में से 132 प्रखंडों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो दोस्तों दोनों ही कथन सत्य हैं। अगला सवाल है कि रांची एवं हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से कौन अलग करता है। रांची एवं हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से कौन अलग करता है दोस्तों। तो एक दूसरे से दामोदर नदी अलग करती है। रांची एवं हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से अलग करती है कौन? तो दामोदर नदी। अगला सवाल है कि झारखंड में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है। झारखंड में शीतकालीन वर्षा आखिर किस कारण से होती है दोस्तों। तो दोस्तों भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से, भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से ही झारखंड में शीतकालीन वर्षा होती है। अगला सवाल है कि जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है दोस्तों। दोस्तों जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो स्वर्ण रेखा खरकाई नदी के किनारे अवस्थित है जमशेदपुर। अगला सवाल है कि मैथन डैम कब एवं किस नदी पर बनाया गया। मैथन डैम कब एवं किस नदी पर बनाया गया दोस्तों। तो दोस्तों मैथन डैम जो है ये बराकर नदी पर बनाया गया 1958 में। कब बनाया गया? 1958 में बनाया गया। किस नदी में? मैथन डैम जो है किस नदी के किनारे, किस नदी पर बनाया गया? तो बराकर नदी पर बनाया गया 1958 में। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह किस देश की तकनीकी सहायता से बना है। पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह किस देश की तकनीकी सहायता से बना है दोस्तों। तो किस देश की तकनीकी सहायता से बना है? तो यूएसएसआर की सहायता से। किसकी सहायता से? यूएसएसआर की सहायता से बना है दोस्तों। ठीक है, चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों, एक मिनट, अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि घाघरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। घाघरी जलप्रपात है ये किस जिले में स्थित है दोस्तों। तो ये लातेहार जिले में स्थित है। घाघरी जलप्रपात ये किस जिले में स्थित है? लातेहार जिले में। अगला सवाल है कि काली मिट्टी कैसे सेलों से बनती है। काली मिट्टी कैसे सेलों से बनती है दोस्तों। तो दोस्तों ये बेसाल्ट सेलों से बनती है काली मिट्टी। किससे? तो बेसाल्ट सेलों से बनती है काली मिट्टी। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है दोस्तों। तो कौन सा जिला है? यह है लातेहार। कौन सा है? प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनाच्छादित जिला जो है ये कौन है? लातेहार। अगला सवाल है कि एचईसी में उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। एचईसी में उत्पादन जो है ये किस वर्ष प्रारंभ हुआ था दोस्तों। तो 1963 से ही एचईसी में उत्पादन प्रारंभ हुआ था। दोस्तों अगला सवाल है कि झारखंड स्टार्टअप नीति 2016 को केंद्रित किया गया है। झारखंड स्टार्टअप नीति 2016 को केंद्रित किया गया है। तो सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक, हेल्थ केयर तकनीकी और ग्रामीण पर्यटन, जल एवं स्वच्छता, तो दोस्तों दोनों के ही केंद्रित किया गया है झारखंड स्टार्टअप नीति 2016 के तहत। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि आप निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि वामपंथी उग्रवादियों के सरेंडर एवं पुनर्वास हेतु नई नीति 2015 में बनाई गई। यह नीति 2009 का ही महत्वपूर्ण विस्तार है, जो कि यह कथन हमारा सत्य है।
नेक्स्ट कहता है कि नागरिकों को समयवृद्ध सेवा देने की शुरुआत 1991 में इंग्लैंड में सिटीजन चार्टर के रूप में हुई थी। किसके रूप में? सिटीजन चार्टर के रूप में हुई थी। तो दोस्तों ये कथन भी हमारा सत्य है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? केवल 1 एवं 2 सत्य है। अगला सवाल है कि झारखंड में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? झारखंड में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन में सबसे बड़ी चुनौती क्या है दोस्तों? तो दोस्तों सबसे बड़ी चुनौती है बिचौलिया, दूसरा दुकानदारों के छोटे बटकरे, तीसरा चूहा द्वारा खाद्यान्न की बर्बादी। दोस्तों तीनों ही कारण जो है सत्य है और इसलिए ही बड़ी चुनौती आती है खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन में। तुम्हारा जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी ही इसका सही उत्तर होगा। हमारा जवाब क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो दोस्तों ये फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि डेमोटांड स्थित सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? डेमोटांड स्थित सीमेंट जो है संयंत्र ये किस जिले में अवस्थित है दोस्तों? तो दोस्तों ये हजारीबाग जिले में अवस्थित है। किस जिले में? हजारीबाग जिले में। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री की स्थापना 5 नवंबर 1955 को झारखंड के किस स्थान पर की गई थी? इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री की स्थापना 5 नवंबर 1955 को झारखंड के किस स्थान पर की गई थी दोस्तों? तो दोस्तों झारखंड के गोमिया स्थान में की गई थी। कहाँ पे? गोमिया में। चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि JMNDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है कहाँ? JMNDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग जो है अवस्थित कहाँ है दोस्तों? तो दोस्तों ये अवस्थित है तपुदाना रांची में। कहाँ पे? तपुदाना रांची में। अगला सवाल है कि तसर सिल्क के मामले में झारखंड की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत है? दोस्तों तसर सिल्क के मामले में झारखंड की जो हिस्सेदारी है ये है 40%। कितना प्रतिशत है? 40%। दोस्तों अगला सवाल है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों पहला कथन हमसे कहता है कि जम्मू कश्मीर के हिमायत योजना की तर्ज पर भारत सरकार द्वारा झारखंड में रोशनी योजना लागू की गई है। तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल सत्य है। अगला क्या कहता है? कहता है कि टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा संचालित नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों ये कथन जो है गलत है। तो दोस्तों केवल कौन सा सही होगा? केवल एक ही हमारा सही आंसर होगा। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? केवल एक। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि जीवन आशा योजना झारखंड सरकार के किस विभाग द्वारा प्रारंभ की गई है? जीवन आशा योजना झारखंड सरकार के किस विभाग द्वारा प्रारंभ की गई है दोस्तों ये समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रारंभ की गई है। किसके द्वारा? समाज कल्याण विभाग के द्वारा। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि मेसो परियोजना के अंतर्गत एक प्रखंड में कितनी जनजाति आबादी होनी चाहिए? दोस्तों मेसो परियोजना के अंतर्गत एक प्रखंड में कितनी जनजाति आबादी होनी चाहिए दोस्तों? तो दोस्तों एक प्रखंड में 50% आबादी होनी चाहिए। कितनी? 50% आबादी। अगला सवाल है कि जन वन योजना के तहत 3 साल तक रख रखाव का कितने प्रतिशत सरकार वहन करेगी? जन वन योजना के तहत 3 साल तक रख रखाव का कितना प्रतिशत सरकार वहन करेगी दोस्तों? तो दोस्तों 75% जो है 3 साल तक रख रखाव का जो है 75% सरकार वहन करेगी। जन वन योजना के तहत 3 साल तक रख रखाव का 75% सरकार वहन करेगी। अगला सवाल है दोस्तों कि झारखंड सरकार ने बालिकाओं को ड्रॉप आउट रोकने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? दोस्तों झारखंड सरकार ने बालिकाओं को ड्रॉप आउट दर को रोकने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है दोस्तों? तो दोस्तों मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना को ही प्रारंभ किया गया है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन कहता है कि नक्षत्र वन एवं सिद्धू कान्हू पार्क रांची में अवस्थित है। नक्षत्र वन एवं सिद्धू कान्हू पार्क जो है ये कहाँ पर अवस्थित है? रांची में अवस्थित है। तो दोस्तों ये कथन जो है यही सही है। दोस्तों नेक्स्ट कथन कहता है कि बिरसा मृग विहार काली माटी रांची में अवस्थित है। बिरसा मृग विहार जो है ये काली माटी रांची में अवस्थित है। दोस्तों ये कथन जो है हमारा गलत हो जाएगा। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि हजारीबाग अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है?
दोस्तों हजारीबाग अभयारण्य जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो दोस्तों ये प्रसिद्ध है तेंदुआ के लिए। किसके लिए? तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है हजारीबाग अभयारण्य। दोस्तों अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको बताना है कि असत्य है? पहला, तेनूघाट पक्षी विहार बोकारो जिला में अवस्थित है। ठीक है, तेनूघाट पक्षी विहार जो है ये कहाँ पर अवस्थित है? बोकारो जिले में अवस्थित है। तो दोस्तों ये कथन तो सत्य ही है। हमारा अगला क्या कहता है कि झारखंड में कुल 14 वन्य प्राणी आश्रय स्थल अवस्थित है। तो दोस्तों ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। तुम्हारा जवाब क्या हो जाएगा? केवल 2। चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि आप जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सेमल की लकड़ी से तख्ते, पेटियां आदि बनाई जाती है। दूसरा, झारखंड में फल उत्पादन में आम, अमरूद, पपीता, केला, नींबू, शरीफा तथा कटहल आदि प्रमुख रूप से उत्पादन किया जाता है। दोस्तों बताना है कि कौन सा कथन इन दोनों में से सत्य है। तो दोस्तों दोनों ही कथन हमारे सत्य हैं। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि झारखंड में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? दोस्तों झारखंड में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम जो प्रयास है ये किसने किया था दोस्तों? तो J.F. हैबिट ने किया था। किसने किया था? J.F. हैबिट ने किया था। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि इको टूरिज्म नीति 2015 में अनुश्रवण एवं समीक्षा के लिए एक अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? दोस्तों इको टूरिज्म नीति 2015 में अनुश्रवण एवं समीक्षा के लिए एक अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? दोस्तों इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्य सचिव झारखंड। कौन होते हैं? मुख्य सचिव झारखंड। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है कि ध्वनि प्रदूषण मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य को सबसे अधिक प्रभावित करता है। दूसरा, भूमंडलीय तापमान के कारण ताप प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों दोनों ही कथन हमारा सत्य है। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि झारखंड के जंगलों में एवं अन्य जलाशयों में विभिन्न प्रकार की पक्षियों में से सबसे प्रमुख कौन है? झारखंड के जंगलों में एवं अन्य जलाशयों के विभिन्न प्रकार की पक्षियों में सबसे प्रमुख कौन है दोस्तों साइबेरियन क्रेन जो है सबसे प्रमुख है। कौन है? साइबेरियन क्रेन। अगला सवाल है कि झारखंड में कुल कितने प्रतिशत वन पाया जाता है? झारखंड में कुल कितना प्रतिशत वन पाया जाता है दोस्तों? तो झारखंड में 29.62% वन पाया जाता है। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है कि जैव विविधता के स्तर पर, ठीक है, जैव विविधता के स्तर हैं कौन से? तो दोस्तों जैव विविधता के स्तर सारे ही है, आनुवांशिक विविधता भी, प्रजाति विविधता भी और पारिस्थितिकी भी। तुम्हारा जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला सवाल है कि आपको बताना है कि झारखंड आपदा प्रबंधक विभाग द्वारा जिला स्तरीय सेंटर है कौन कौन से? दोस्तों झारखंड आपदा प्रबंधक विभाग द्वारा जिला स्तरीय सेंटर कौन कौन से हैं? दोस्तों जिला स्तरीय सेंटर हैं धनबाद, देवघर और जमशेदपुर। झारखंड आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिला स्तरीय सेंटर है धनबाद, देवघर और जमशेदपुर। अगला सवाल है कि झारखंड का कौन सा 2 जिले भूकंप जोन 2 के अंतर्गत है? झारखंड का कौन सा जो 2 जिला है वो भूकंप जोन 2 के अंतर्गत है दोस्तों? तो दोस्तों गोड्डा साहिबगंज जो है इसका उत्तरी भाग जो है ये 2 जिले हैं जो भूकंप जोन 2 के अंतर्गत है। दोस्तों अगला सवाल है कि दुर्घटना संबंधी आपदाएं कौन सी है? दुर्घटना संबंधी आपदाएं जो है ये कौन कौन सी है? पहला कहता है कि जंगलों में आग लगना, खदानों में पानी भरना, आग लगना, तेल का फैलाव, बम विस्फोट, सड़क, हवाई एवं रेल दुर्घटना। अगला है कि ए एवं बी दोनों। तो दोस्तों दोनों ही कथन हमारा सत्य हो जाएगा। चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने 1 जून 2016 को देश की पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना NDMP का शुभारंभ किया था? भारत के किस प्रधानमंत्री ने 1 जून 2016 को देश की पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना NDMP का शुभारंभ किया था दोस्तों? तो किसने शुभारंभ किया था? नरेंद्र मोदी ने। अगला सवाल है कि झारखंड का कौन सा जिला खनन संबंधी घटनाओं से प्रभावित है? झारखंड का ऐसा कौन सा जिला है जो खनन संबंधी घटनाओं से प्रभावित है? तो झारखंड का सारा ही जिला, ठीक है, लातेहार, रामगढ़, धनबाद, लोहरदगा, गिरिडीह, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, उपरोक्त सभी ही खनन संबंधी घटनाओं से प्रभावित है। अगला सवाल है कि मंदिरों का गांव मलुटी का पुराना नाम क्या है? दोस्तों मंदिरों का गांव मलुटी का पुराना नाम क्या है दोस्तों इसका पुराना नाम है गुप्त काशी। क्या है? गुप्त काशी ही मंदिरों का गांव मलुटी का पुराना नाम है। चलो दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि किस किले का निर्माण झारिया के राजा ने करवाया था? किस किले का निर्माण जो है झारिया के राजा ने कराया था? तो झारियागढ़, ठीक है, झारियागढ़ किले का निर्माण जो है झारिया के राजा ने करवाया था।
चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है। दोस्तों झारखंड का प्रथम मुख्य न्यायाधीश है विनोद कुमार गुप्ता। अगला सवाल है कि झारखंड के किस स्थान पर देश का तीसरा एवं पूर्वी भारत का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया। दोस्तों कहाँ पे, तो रामगढ़ में। कहाँ पे, रामगढ़ में ही देश का तीसरा एवं पूर्व भारत का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित की गई है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि नागपुरी भाषा की किस फिल्म की स्क्रीनिंग कांस फिल्म फेस्टिवल 2019 में हुई, जिसका आयोजन फ्रांस में हुआ था। दोस्तों जिसका आयोजन कहाँ हुआ था, फ्रांस में। तो दोस्तों फुलमनिया मूवी का जो है स्क्रीनिंग कांस फिल्म फेस्टिवल 2019 में हुआ था। दोस्तों अगला सवाल है कि झारखंड राज्य के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर के सिन्हा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, निम्न में से किस क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। दोस्तों झारखंड राज्य के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर के सिन्हा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, निम्न में से किस क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। दोस्तों ये जो है न्यूरोलॉजिस्ट क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। किस क्षेत्र के, न्यूरोलॉजिस्ट क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड के किस स्थान पर CSR फंड से मड हाउस के निर्माण का प्रावधान है। झारखंड के किस स्थान पर CSR फंड से मड हाउस के निर्माण का प्रावधान है। दोस्तों तो दोस्तों दुमका से। कहाँ से, दुमका से। दुमका स्थान पर CSR फंड से मड हाउस के निर्माण का प्रावधान है। अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत बच्चों के पहली कक्षा में नामांकन होने पर उन्हें कितना रुपया प्रदान किया जाएगा। दोस्तों मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत बच्चों की पहली कक्षा में नामांकन होने पर उन्हें कितने रुपये क्या बोलते हैं प्रदान किया जाएगा। दोस्तों तो उन्हें जो है 5,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। कितने रुपये, 5,000 रुपये। चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि विश्व शौचालय दिवस पर आयोजित स्वच्छता पखवाड़ा में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान रहा है। तो दोस्तों झारखंड का भारत में स्थान रहा है पहला। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि आप जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आप निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोस्तों हमारा कथन है कि पहला, टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी झारखंड के सबसे बड़े व्यक्तिगत आयकर दाता हैं। दूसरा, भारतीय तीरंदाजी दीपिका कुमारी ने 28 नवंबर 2019 को 21वीं एशियाई चैंपियनशिप की महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण और अंकिता भगत ने रजत पदक जीता था। तो दोस्तों दोनों ही कथन हमारे सत्य हैं।